राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचे इंदौर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया स्वागत। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी। 2 अक्टूबर को ग्वालियर आ सकते हैं पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज। कई प्रोजेक्ट का कर सकते हैं भूमि पूजन लोकार्पण। 28 सितंबर को फिर छत्तीसगढ़ आएंगे अमित शाह। 2 बजे वरिष्ठ नेताओं के साथ करेंगे बैठक। भाजपा की दूसरी सूची पर कर सकते हैं चर्चा। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक। उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के 50 से ज्यादा बड़े नेता पहुंचे भोपाल। विधानसभा चुनाव को लेकर बुलाई बैठक। छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए एक बड़ा तोहफा। कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे छत्तीसगढ़ निवास का वर्चुअल उद्घाटन। नई दिल्ली में दिखेगी छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा की झलक। नमस्कार, पीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबर के साथ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है। तो द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंची। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनका स्वागत किया। साथ ही राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी की है। तो इंदौर पहुंची है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनका स्वागत सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया और साथ में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगवानी की है। तो बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का इंदौर का दौरा, वो इंदौर पहुंची है। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो इंदौर पहुंची है और उसके बाद वो जबलपुर भी जाएंगी। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता भारत पाटिल जुड़ चुके हैं। भारत, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंच चुकी है, क्या कुछ अब उनके आगे के कार्यक्रम रहेंगे? देखिए, इंदौर पहुंच गई है और अब कार्यक्रम स्थल के लिए पहुंची है। लेकिन बता दें महत्वपूर्ण की उनकी अगुवाई में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल मंगूभाई पटेल और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनकी अगुवाई की। पुष्प हार देके उनका मध्य प्रदेश में स्वागत किया गया और अब वो कार्यक्रम स्थल पहुंची, जहां पर वो एग्जीबिशन हॉल में पहले जायजा लेंगे और उसके बाद फिर इंदौर में होने वाले स्मार्ट सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगी, जहां पर आज मध्य प्रदेश को 45 अलग अलग कैटेगरीज से अवार्ड से जो है वो सम्मानित किया जाएगा, जिसमें इंदौर में 7 अलग अलग कैटेगरी वाइज जो है इन अवार्डों से आज सम्मानित किया जाएगा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 1 दिवसीय इंदौर दौरा है और आज इस कार्यक्रम के समापन पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंची और यहाँ उनके अगुवाई में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मंगूभाई पटेल, राज्यपाल सहित तमाम बड़े नेता जो है वो आज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहाँ पर मंत्री उषा ठाकुर, मंत्री तुलसी सिलावट और सांसद शंकर लालवानी भी मंच पर जो है महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ मंच पर उपस्थित रहेंगे। तो आज इंदौर को 7 अलग अलग कैटेगरीज में जो है वो सम्मानित किया जाएगा। इंदौर स्मार्ट सिटी में नंबर 1 है, इसको लेकर के आज यहाँ पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इस पुरस्कार को देकर इंदौर को सम्मानित किया जाएगा। बिल्कुल भारत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज इंदौर पहुंचने वाली है, माफ कीजिएगा, इंदौर पहुंच चुकी हैं और अब बस वो थोड़ी ही देर में कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगी। इधर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर अब भाजपा शासित राज्यों के बड़े नेताओं की टीम अब मध्य प्रदेश में उतरी। इसी कड़ी में विधानसभा चुनाव को लेकर अब बीजेपी की बड़ी बैठक है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के 50 से ज्यादा बड़े नेता भोपाल पहुंचे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, सुशील मोदी भी शामिल हुए हैं। इधर मुख्तार अब्बास नकवी, स्वतंत्र देव सिंह, दिनेश शर्मा, लक्ष्मीकांत, संतोष गंगवार भी शामिल हुए। सभी बड़े नेता जिले प्रभारी के साथ बैठक कर रहे हैं। जिला प्रभारी से जमीनी फीडबैक लेंगे। तो बता दें कि विधानसभा चुनाव है और ऐसे में दूसरे राज्यों के जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बीजेपी शासित राज्यों के जो बड़े नेता हैं, मंत्री या विधायक हैं, उनका लगातार मध्य प्रदेश का दौरा हो रहा है और अब उन्हें भी अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है।
और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता विवेक राणा जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए मध्य प्रदेश का विधानसभा का चुनाव है और इस बार जो जिम्मेदारी दी गई है वो दूसरे राज्यों के जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं उनको भी दी गई है और इसी कड़ी में एक आज बड़ी बैठक, कितनी अहम ये बैठक और क्या कुछ इस बैठक से निकलकर सामने आ सकता है? बिल्कुल प्रीता, मध्य प्रदेश के चुनावी रण में बात की जाए बीजेपी पार्टी की तो इस बार जो चुनाव है बड़ा दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दूसरी लिस्ट की बात करें तो 3 केंद्रीय मंत्रियों 7 सांसदों को कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से टिकट दी गई। और वहीं बात करें आज निजी होटल में एक बड़ी बैठक रखी गई। आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगा किस प्रकार से ये जो बड़ी बैठक है जो शुरू हो जाएगी, जहाँ मध्य प्रदेश के तमाम संगठन के बड़े जो नेता है वो तो मौजूद है, साथ ही गुजरात की बात की जाए, महाराष्ट्र की बात की जाए और उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो बड़े नेता हैं, डिप्टी सीएम की बात करें या बात की जाए मंत्रियों की, तो सभी इस बैठक पर मौजूद हैं। यानी देखने वाली बात है कि देश के 50 से ज़्यादा जो बीजेपी पार्टी के जो बड़े नेता हैं वे सभी यहाँ पर पहुँच गए हैं और कुछ देर बाद एक बड़ी जो बैठक है वो कहीं ना कहीं शुरू होने वाली है। मगर तस्वीर की यदि बात करें तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बड़े जो चेहरे हैं वे सभी यहाँ पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद एक बड़ी बैठक जब होगी तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के चुनावी रण के लिए जो तैयारी है वो एक बार शुरू हो जाएगी। मगर बैठक की बात की जाए तो बैठक पे मध्य प्रदेश के तमाम जिले के जो जिला प्रभारी हैं उनको बुलाया गया है और उनके साथ ये बैठक रखी गई है, क्योंकि ये तमाम जो मंत्री हैं अलग अलग राज्य के उनको जो जवाबदारी है वो कहीं ना कहीं दी जाएगी। और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो बैठक है वो कुछ देर बाद शुरू होगी। यूपी के उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो भी यहाँ मौजूद, उनसे भी बात करते हैं। सर, बैठक रखी गई है जी, ब्रजेश पाठक जी से बात करते हैं, डिप्टी सीएम है। सर, बैठक रखी गई है, क्या मध्य प्रदेश में एक बार फिर कमल खिलेगा? मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से पुनः कमल खिलेगा और आम जनमानस जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं को लेकर के और शिवराज जी के सुशासन को लेकर के बहुत ही लगातार भारतीय जनता पार्टी से बहुत तेजी के साथ जुड़ रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि प्रचंड बहुमत से बीजेपी पुनः आएगी। मगर सेकेंड लिस्ट की बात करें तो 3 केंद्रीय मंत्री और 7 जो सांसद हैं उनको मध्य प्रदेश में एक बार बड़े चेहरे के रूप में उतारा जा रहा है, उनको टिकट दी गई है। कांग्रेस कह रही कि कहीं ना कहीं बीजेपी घबरा गई, क्या लगता है आपको? इस संबंध में हमारे वरिष्ठ नेता जी स्वतंत्र देव सिंह से बात करेंगे। जी सर, कांग्रेस आरोप लगा रही है कार्यकर्ताओं का दल है, इस पार्टी में कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ता है और कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में चुनाव होता है और कार्यकर्ताएं ही तपस्वी, उन्हीं की बदौलत हम चुनाव जीतेंगे और कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव और कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी मां समझता है। चुनाव चिन्ह कमल है, उसके लिए संघर्ष करेगा, उस लक्ष्य तक प्राप्त करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। तो आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो अलग अलग राज्यों के जो मंत्री हैं वो सभी यहाँ पहुँचे हैं और चुनावी रण को जीतने के लिए जो रणनीति है बस उस पर कुछ देर बाद जो चर्चा है वो शुरू हो जाएगी। क्योंकि बात की जाए चर्चा की तो जिस प्रकार से अलग अलग राज्यों के मंत्री और डिप्टी सीएम जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं तो कहीं ना कहीं जो संभाग के जो प्रभारी हैं और जिला प्रभारी हैं उनको भी कहीं ना कहीं बुलाया गया और जमीनी हकीकत तलाशने के लिए और चुनाव के लिए रणनीति क्या होगी इस पर कहीं ना कहीं आज चर्चा की जाएगी, मंथन किया जाएगा। और संभावना ऐसी जताई जा रही कि जो अलग राज्यों के जो मंत्री जो बुलाए गए हैं बीजेपी शासित राज्यों के, उनको मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की जवाबदारी भी बिल्कुल विवेक, और ये तमाम वो चेहरे हैं जिनको अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी दी गई थी, अलग अलग विधानसभा की जिम्मेदारी दी थी और अब इन्हें अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार कर ली है और आज उसी पर चर्चा की जाएगी। क्या लगता है जब ये सर्वे रिपोर्ट आएगी, जमीनी हकीकत क्या है वहां के जिम्मेदारों की या जनप्रतिनिधियों की, जब उसको सौंपा जाएगा तो आगामी जो टिकट होगा उस पर भी असर पड़ेगा, आगामी जो प्रत्याशियों के टिकट का ऐलान जब बीजेपी करेगी तो? बिल्कुल प्रीता, क्योंकि बीजेपी ने जिस प्रकार से पहले 39 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, उसके बाद 39 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा, तो करीब करीब अभी तक बीजेपी पार्टी ने 79 प्रत्याशियों के नाम की जो घोषणा है वो कर चुकी है। मगर पूरी टिकट की चयन की बात करें तो संभावना ऐसी जताई जा रही कि 30 सितंबर को दिल्ली में एक बड़ी बैठक रखी गई जिस पर आने वाली सूची को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। मगर जिस प्रकार से ये जो बैठक रखी गई है अलग अलग राज्यों के
जो मंत्री हैं वे सभी यहाँ पर मौजूद। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की रणनीति पर चर्चा किया जाएगा। साथ ही जिलों की यदि बात करें तो बीते कुछ दिन पहले आपने तस्वीर देखी थी कि जो प्रवासी जो विधायक थे वो सभी यहाँ पहुंचे थे, और आप देख सकते हैं कि तस्वीर में कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी बैठक पर पहुंच चुके हैं, और कुछ देर बाद जो बैठक है वो प्रीता शुरू होने वाली है। मगर बात की जाए प्रवासी विधायकों की, तो प्रवासी विधायकों ने जो सर्वे रिपोर्ट तैयार की है उस पर भी चर्चा होगी। मगर ये अन्य राज्यों के जो बीजेपी शासित राज्य के जो मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं अलग अलग जिलों की जो जवाबदारी है वो कहीं ना कहीं पार्टी देते हुए दिखाई देने वाली है। जी बिल्कुल विवेक, हम आपके पीछे देख सकते हैं हलचल तेज हो चुकी है। और अगर बैठक को लेकर अगर आपसे जानकारी लेना चाहे तो कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, और मध्य प्रदेश के कौन से ऐसे बड़े चेहरे जो इस बैठक में शामिल होंगे? बिल्कुल प्रीता, मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन महामंत्री शिव प्रकाश सहित जो तमाम संगठन के जो बड़े चेहरे हैं वे सभी इस बैठक पर मौजूद हैं, और बैठक कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। मगर बैठक की यदि बात करें तो बैठक पर जो अन्य राज्यों यानी बीजेपी शासित राज्य के जो डिप्टी सीएम हैं वो सभी यहाँ मौजूद हैं, और उनके साथ ही मंत्री भी। तो कहीं ना कहीं उनके जो अनुभव है उनको इस बार बीजेपी पार्टी मध्य प्रदेश में भुलाने की कोशिश करेगी कि क्या रणनीति रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें तो वहां के जो नेता हैं, बड़े जो नेता हैं, उनको कहीं ना कहीं बड़ा लंबा अनुभव रहा है, और उसी अनुभव को बीजेपी पार्टी मध्य प्रदेश पर जमीनी स्तर धरातल पर लाने की जो कोशिश है वो करते हुए दिखाई देगी। क्योंकि बीते कुछ दिन पहले की जब तस्वीर की बात करें तो लगातार जो अन्य राज्यों के जो प्रवासी विधायक हैं उन्होंने एक सर्वे रिपोर्ट बनाई थी, उस पर कहीं ना कहीं चर्चा किया गया था, और एक बार फिर जब जिले के प्रभारियों को बुलाया जा रहा है तो उनसे भी चर्चा की जाएगी। और संभावना ऐसी लग रही कि 50 से ज़्यादा जो देश के बड़े जो नेता हैं, बीजेपी शासित राज्य के मंत्री भी हैं, डिप्टी सीएम भी है, पूर्व डिप्टी सीएम भी है, तो उनको अलग अलग जिलों की जवाबदारी सौंपी जाएगी, और उनके साथ जो जिले के जो प्रभारी हैं, जिले के जो जिला अध्यक्ष, उनके साथ मिलकर चुनाव के लिए रणनीति तय करेंगे, और किस प्रकार से चुनावी रण में जीत हासिल हो सके उस पर कहीं ना कहीं रणनीति आने वाले समय में बनती हुई बीजेपी की दिखाई देने वाली है। जी बिल्कुल प्रखर, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम लौटेंगे आपकी तरफ। उससे पहले दर्शकों को एक बड़ी खबर से रूबरू करा दिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने बैठक से पहले यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एमपी में पिछले चुनाव से पहले इस बार ज्यादा सीट आएंगे। बीजेपी की केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जमकर उन्होंने तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के प्रसव से लेकर जीवन यापन तक की योजनाएं कारगर साबित हो रही है। चुनाव में योजना के बल पर मदद मिलेगी। देश में मोदी जी और मध्य प्रदेश में बीजेपी का तूफान है। तो ये बयान दिया है, और क्या कुछ उन्होंने कहा है वो भी हम आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा है कि देश में मोदी जी और मध्य प्रदेश में बीजेपी का तूफान है। तो यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने यह बयान दिया है। क्या कुछ कहा है हम सुनवाते हैं आप। ये बीजेपी का एक संगठनात्मक कौशल है कि बूथ स्तर तक से कार्यकर्ता से लेकर और राष्ट्रीय नेतृत्व का जो व्यक्ति है वो नेता नहीं कार्यकर्ता होता है। ये कैडर बेस्ड पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं को जगह जगह पर उनको दायित्व सौंपती रहती है। तो हर व्यक्ति को पता है कि पार्टी के लिए उसको समर्पण क्या करना है। मध्य प्रदेश मैं समझता हूं कि एक मॉडल स्टेट है। केंद्र और प्रदेश का जो बेहतर समन्वय देखने को यहाँ पर मिला है, और जिस प्रकार से मोदी जी ने भी जो यहाँ पर नारी सशक्तिकरण के लिए 33% महिला विधेयक पास किया है, उसका अगर श्रेय कहीं जाता है महिला को सशक्तिकरण का तो सबसे ज्यादा श्रेय मध्य प्रदेश को जाता है। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। हाँ बोलिए ना। तो मैंने वो बोल दिया क्या? तो ठीक है ना, कई बार वो भी तो मेरा नाम प्रीता प्रीतो और पता नहीं क्या क्या कर देते हैं।
तो वो बोला तो था कि डायरेक्ट लेना है इसी में इसको। अच्छा ठीक है भैया, पानी दे देना, बॉटल रखी होगी। ज़्यादा सुन रही हूँ मैं जब से तबीयत खराब हुई है। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इधर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने बीएसटीवी से खास चर्चा की है। पश्चिम विधानसभा सीट से सांसद राकेश सिंह की उम्मीदवारी पर राकेश भनोत ने बीएसटीवी से खास चर्चा की है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाते हैं। सबसे मजबूत सीटों में शुमार जलपुर की पश्चिम विधानसभा से इस बार सांसद और संसद में मुख्य सचेतक राकेश सिंह भाजपा की ओर से प्रत्याशी होंगे और उनके सामने होंगे कांग्रेस के बेहद कद्दावर नेता तरुण भानोट, जो कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत में भी वो जुड़े हुए हैं। तरुण जी, बेशक जो फैसला बीजेपी ने लिया है, तमाम जितने भी हम कहें बड़े नेता या फिर ब्रह्मास्त्र का जो प्रयोग है वो बीजेपी ने इलेक्शंस में कर दिया है। आपके सामने सांसद राकेश सिंह, संगठन का एक बड़ा चेहरा है, 4 बार से सांसद हैं, वो रहेंगे। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या ये चुनौती है आपके लिए? देखिए, कोई अस्त्र नहीं, कोई ब्रह्मास्त्र नहीं। हम सब जो जनप्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं राजनीतिक दलों के माध्यम से, हम जनता के सेवक हैं। कोई कदावर नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता। जनता जनार्दन है और जनता की जो मर्जी होती है जनता वो फैसला करती है। जो पदों पर बैठे हैं, चाहे मैं विधायक के रूप में काम कर रहा हूँ, चाहे कोई सांसद के रूप में रहे हो, वो उनकी जागीर नहीं है, ना मेरी जागीर है। जनता ने चुना, हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में आप काम करिए। अब जब चुनाव आते हैं तो मूल्यांकन होता है। निश्चित तौर पर मऊ क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करता हूँ, अपने क्षेत्र की। उनने इतना स्नेह प्यार अपार मुझे दिया, 2-2 बार मुझे वहाँ से चुना, मुझे मंत्री के रूप में काम करने का मौका भी सरकार में मिला। मैं अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखूँगा और माननीय सांसद जी अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे। मूल्यांकन जनता करेगी, मत का दान जनता करेगी और जो जनता जनार्दन चाहेगी वो निर्णय होगा।
सांसद राकेश सिंह का कहना है कि इस चुनाव को हम जनता का चुनाव बनाएंगे, जनता चुनाव लड़ेगी ना कि मैं, संगठन चुनाव लड़ेगा ना कि मैं भी यही चाहता हूँ कि जनता चुनाव लड़े। मेरा विषय यही है कि ये जनता का चुनाव बने। आज प्रदेश के सबसे बड़े एलिवेटेड फ्लाईओवर का शुभारंभ है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आने वाले हैं और बेशक तमाम कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण ये परियोजना रही है। इस मौके पर क्या कहना चाहेंगे? कोई भी विकास का कार्य अच्छा होता है, उससे लोगों का भला होता है और विकास एक ऐसी निरंतरता के साथ चलते रहना चाहिए, कभी रुकना नहीं चाहिए। श्रेय लेना क्या होता है? किसी ने अपने पिताजी के, दादाजी के अपने पर्सनल अकाउंट से पैसा देके किसी काम को थोड़ी किया है, ना हमने किया ना दूसरों ने किया। सरकार का पैसा है, सरकार का पैसा जनता का पैसा होता है। विपक्ष का काम होता है कमियां ढूंढना, जिससे काम और बेहतर हो। निश्चित तौर पर बहुत लोगों को कठिनाई और परेशानी का उस फ्लाईओवर के कारण सामना करना पड़ा। जनता का अपार जो प्रेम है, समर्थन है, एक जनसेवक के रूप में चूंकि वो लगातार काम भी कर रहे हैं, उन्हें एक बार फिर मिलेगा। और बेशक बीजेपी बड़े दावे कर ले, लेकिन तरुण भनोट जो कि विधायक भी हैं, उनको विश्वास है कि जनता एक बार फिर उनका साथ देगी। कैमरा पर्सन देवेंद्र शर्मा के साथ प्रतीक मोहन अवस्थी, BSTV, जबलपुर। और परंपरागत निकलने वाले जल समारोह का आज़ादी को लेकर एक बड़ा योगदान था। 100 साल पहले से भी अधिक पुरानी चली आ रही झांकी जल समारोह बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई थी। आज़ादी के पूर्व स्वतंत्रता संग्राम के दौरान 1930 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत की थी। इस दौरान इसका उद्देश्य था आज़ादी आंदोलन से जुड़े हुए लोग इस उत्सव के बहाने मिलकर आज़ादी की योजना बनाएं और यहाँ के मजदूर कर्मचारियों ने अपने चंदे और यहाँ स्थापित कपड़ा मिलों के सहयोग से अनंत चतुर्दशी में चल समारोह के लिए अलग अलग मिलों के हिसाब से 3-3 झांकियां बनाने की शुरुआत की थी। और इसके बाद से इंदौर के प्रमुख इलाकों में अनंत चतुर्दशी की चल समारोह और झांकियां निकलने की परंपरा अब चली आ रही है, जहां झांकियों के माध्यम से सूरवीर की गाथाओं को दर्शाया जाता है और परंपरा को आज इंदौर वासियों ने जीवंत रखा है और जहां मिल बंद होने के बावजूद भी परंपरा को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। गणेश उत्सव पे परंपरागत निकलने वाली इस झांकी चल समारोह का इतिहास की अगर हम बात करें तो ये आज़ादी के वक्त से इन झांकियों को बनाने के कारवा शुरू हुआ था। आखिरकार ये आज़ादी में इन झांकियों का सबसे बड़ा महत्व क्या था, इसको हम जानेंगे। लेकिन इन झिलमिलाती लाइटों और झिलमिलाती इन झांकियों को देखने के लिए चल समारोह में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं और मालवा मिल, राजकुमार मिल, ऐसे तमाम मिलों की ये झांकियाँ जो का कारवा जब चलता है तो अखाड़ा, ढोल, नगाड़े और तमाम परंपरा के साथ इन झांकियों को निकालने का जो कारवा है ये 100 साल पुराना इतिहास है। हमारे साथ कैलाश जी हैं और जो कि मालवा मिल गणेश उत्सव के अध्यक्ष भी हैं। बस अब एक सबसे महत्वपूर्ण चल समारोह है, परंपरागत है, लेकिन आज़ादी से जुड़ा हुआ एक किस्सा है इसके साथ। आज़ादी के समय से इसको गणेश उत्सव को मनाने का एक प्रोग्राम चालू किया था हमारे बाल गंगाधर जी तिलक के द्वारा। अंग्रेज लोग उस टाइम भीड़ इकट्ठा नहीं होने देते थे, तो इस कारण गणेश उत्सव के माध्यम से सैकड़ों मजदूर, सैकड़ों यानी नागरिक इकट्ठे हो जाते थे। उसमें ही बताया जाता था कि हमें क्या योजना है, किस आधार पर, उसमें मैसेज संदेश दिया जाता था, है ना। उसमें संदेश दिया जाता था कि हमें आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज़ों से कैसी लड़ना है, उसमें ये मैसेज संदेश दिया जाता था। तो आज़ादी की लड़ाई में भी गणेश उत्सव का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो 100 साल पुराना है। आज की तारीख में हमारा भी 89वां वर्ष है। मालवा मिल 1909 में चालू हो गई थी मालवा मिल। अभी 2003 में ये मालवा मिल बंद हुई है। जब से इस मिल की झांकी का बीड़ा मैंने उठा रखा है कि जब तक
शरीर में प्राण है। मैंने और ये सुरेंद्र शर्मा हमारे कोषाध्यक्ष हैं और राजेंद्र मरमठ प्रधानमंत्री हैं और संतोष वर्मा संयोजक हैं। हम लोग ये रात दिन, अभी हमने इसका ओपनिंग 16 अगस्त को किया था और उसके पहले से हम ये काम कर रहे हैं। हमें 2-3 महीने तो इसमें लग जाते हैं। वाकई एक काफ़ी अनोखी परंपरा है और ये परंपरा को जीवित रखने के लिए आज भी जो मिल से जुड़े हुए मजदूर हैं वो इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। हम यहाँ तस्वीरों में देख रहे हैं कि हमें महाराणा प्रताप जी दिख रहे हैं, वीर शिवाजी महाराज की प्रतिमा दिख रही है, लक्ष्मी बाई जो कि कहते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और तमाम ये प्रतिमाएं जो है झांकी का रूप लेगी और इस चल समारोह में जो परंपरागत पिछले 100 सालों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी जीवित रखा जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस झांकी का जो योगदान है वो आज़ादी से जुड़ा है, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय आम लोगों को इकट्ठा करने के लिए इस झांकी के माध्यम से गणेश उत्सव पर इस चल समारोह की शुरुआत की गई थी। कैमरा पर्सन नरेंद्र गोस्वामी के साथ भारत पाटिल, BSTV इंदौर। और चलिए अब बात सीधी की करेंगे, जहां रिश्वत लेते पुलिस अधिकारी ASI को तत्काल हटाकर बड़वानी रवाना कर दिया है। रामपुर नेशनल थाने पुलिस का वाहन चेकिंग के दौरान वाहन चालक से अवैध वसूली का वीडियो वायरल हुआ था और वीडियो वायरल होने के बाद तत्काल ये कार्रवाई की गई और रिश्वत लेने वाले सैनिक और ASI को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। रामपुर नेकिन थाने की पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई थी और वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक चालक से 100 रुपए की रिश्वत लेते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हुआ था। रिश्वत लेने के इस मामले को जिला पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने गंभीरता से लिया और अब तत्काल प्रभाव से रिश्वत लेने वाले पुलिसकर्मी को हटा दिया गया है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।